मैं काल चक्र हूं। भूतकाल, वर्तमान और भविष्य मुझ में समाहित है। भूतकाल और वर्तमान तो आप जानते ही हैं। हम आपको बताएंगे भविष्य फ्यूचर सेल्फी में। जय जय सीताराम। भारतीय संस्कृति में ज्योतिष को वेदों का तीसरा नेत्र कहा जाता है। हमारे विज्ञान ज्ञान के अंदर ज्योतिष का एक विशेष भाव है और उसी के अनुसार जब कोई बालक जन्म लेता है तो उसकी कुंडली बनाई जाती है। ये कुंडली उसके जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण पार्ट अदा करता है, क्योंकि नक्षत्र ग्रहों की एक अपनी स्थिति होती है और हर एक नक्षत्र के अंदर उसका विधान क्या होता है, उसका फलित क्या होता है, ये विशेष होता है। तो इसलिए अपने जीवन के अंदर कुंडली की एक विशेषता होती है, क्योंकि एक विज्ञान है, ज्योतिष एक विज्ञान है और सेल्फी फॉर्च्यूनर इस काम को कर रहा है। मैं उसके प्रति शुभकामनाएं भेजता हूँ जो इसी प्रकार से भारतीय संस्कृति के ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार करते रहें। पुनः सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस कार्य के लिए और एकता जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय सीताराम। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं राहु और केतु पर। राहु और केतु ये दोनों ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई, सबसे पहले हमें ये जानना होगा। समुद्र मंथन के समय जब अमृत आया और अमृत का घड़ा जब बीच में आया तो आपस में देवता और राक्षस युद्ध करने लगे, लड़ने लगे। तो तब उस समय श्री हरि नारायण ने एक नारी का रूप धारण किया और मोहिनी के रूप में आई। वो लेकर उन्होंने सारा जो अमृत था वो जितने भी वहाँ देवता थे उनको पिलाया और उन देवताओं की लाइन में एक राक्षस भी लग गया। वो जो राक्षस था, जब उसके कंठ में अमृत गया तो नारायण को ज्ञान हुआ कि ये तो असुर है। उन्होंने उसकी गर्दन काट दी। तब तक वो जो अमृत था उनकी कंठ से नीचे नहीं गया था। जो सर था वो राहु बना और जो धड़ था वो केतु बना। इस तरह राहु और केतु दो नक्षत्र ऐसे बन गए कि इन्हें हम ग्रहों के रूप में मानते हैं। लेकिन जब कभी ये सूर्य और चंद्र एक लाइन में आते हैं तो उन्हें राहु के मुख से होकर निकलना पड़ता है और तभी ग्रहण लग जाता है। जैसे ही मुख से निकलकर बाहर आते हैं ग्रहण हट जाता है। केतु भी इसी तरह जो काले घोड़ों के समान होता है, इसे खींचने वाला होता है और असुरों को जो अराजकता में किसी भी व्यक्ति के जीवन के हिस्से का पूर्ण नियंत्रण हासिल करता है। राहु काल को हमेशा अशुभ माना गया है। पूर्ण ज्ञान के लिए आप अपनी कुंडली लाइए। कुंडली से हम आपको बताएंगे कि राहु और केतु का आपके जीवन पर क्या प्रभाव है। इसके लिए कुंडली की आवश्यकता होगी और कुंडली आपके पास है तो ठीक, नहीं तो हमसे बनवाइए। हमारा नंबर स्क्रॉल पर आ रहा है, हमें लिखिए। हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार राहु और केतु के क्रोध से बचा जा सकता है, क्या निवारण हो सकता है। ये पूर्ण रूप से कुंडली पर ही निर्भर करता है। नमस्कार साथियों, फ्यूचर सेल्फी के एक नए कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम ग्रहों पर अपनी चर्चा की श्रृंखला में 8वें ग्रह अर्थात राहु पर चर्चा करने वाले हैं। राहु को ज्योतिष में एक छाया ग्रह माना जाता है जो भ्रम, माया और अचानक होने वाली घटनाओं से जुड़ा है। ऐसा माना जाता है कि राहु के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में बहुत से परिवर्तन आ सकते हैं, जिनमें मानसिक तनाव, आर्थिक समस्याएं, पारिवारिक कलह और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं शामिल हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु का अशुभ प्रभाव है तो वह यदि आपकी कुंडली में राहु का अशुभ प्रभाव है तो वह आपको तभी पता चल सकेगा जब आप अपनी फ्यूचर सेल्फी बनवाएंगे। अगर अब तक आपने अपनी कुंडली नहीं बनवाई है तो तत्काल
अपना फ़ोन उठाइए और आपके टेलीविज़न की स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं उन पर संपर्क कीजिए। फ्यूचर सेल्फी की टीम आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रही है। अपने बारे में ज़रूरी जानकारी देकर आप अपनी फ्यूचर सेल्फी बनवा सकते हैं। तो साथियों, अब आते हैं आज के ग्रह पर, जो है राहु, और जिसे आमतौर पर असुर ग्रह माना जाता है। इसके बारे में और भी बहुत सी भ्रांतियां हैं, जिसके बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए पंडित यशपाल जी महाराज हमारे स्टूडियो में पधार चुके हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम ग्रहों पर बात कर रहे हैं। उस श्रृंखला में हमारी आज की कड़ी है राहु। तो सप्ताह के 7 दिन के ग्रह तो हम बात कर चुके हैं। राहु के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। ओम आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरः सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति। प्रिय दर्शकों, ग्रहों की स्थितियां जानते जानते हम राहु और केतु तक पहुंच चुके हैं। राहु और केतु ये एक ही ग्रह से 2 ग्रह बने हुए हैं, क्योंकि आप सभी को वो कथा पता होगी जब समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन से अनेकों रत्न निकले जो देवताओं में बांट दिए गए थे। उसी में से जब हलाहल निकला, जब जहर निकला, तो असुर और देवता सब भागने लगे, त्राही त्राही मच गई। तो उस हलाहल का पान भगवान शिव ने किया। कालों के काल महाकाल ने उसको धारण कर लिया, तो नीलकंठ कहलाए। फिर जब अमृत निकला, अमृत का कलश जब निकला, तो उसमें छीना झपटी शुरू हो गई देवताओं में और असुरों में। और यहाँ तक कि असुर उस अमृत कलश को लेकर के भागने लग गए, छीन करके दौड़ने लग गए। लेकिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और ऐसा सुंदर रूप धारण किया, वो असुर मोहिनी भगवान को देख करके मोहित हो गए। और मोहिनी भगवान ने कहा कि सुनो, ये अमृत कलश मुझे दे दो, मैं तुम लोगों को ये अपने हाथों से पिलाऊंगी। असुर इतने मोहित हो गए भगवान के ऊपर कि मोहिनी भगवान को कलश दे दिया गया। तो मोहिनी भगवान ने कहा, देखो मैं चालाकी करती हूँ, ये जो देवता हैं इनको ऊपर का पानी पानी पिला देती हूँ और तुम लोग इधर बैठो, इसका जो गाढ़ा गाढ़ा अमृत होगा ना, वो तुम्हारे लिए बचा के लाऊंगी और तुम्हें पिला दूंगी। असुर बहुत खुश हुए और मोहिनी भगवान ने ये अमृत देवताओं को पिलाने के लिए देवताओं को पंक्ति में बिठा दिया, लाइन में बिठा दिया। और देवता जब अमृत पी रहे थे, उसी समय राहु भी देवताओं की पंक्ति में आकर के बैठ गए। जैसे ही राहु ने अमृत हाथ में लिया, सूर्य और चंद्रमा दोनों ने एक साथ भगवान से कहा कि प्रभु ये तो असुर है, ये तो राक्षस है। तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसी समय राहु की गर्दन को काट दिया। लेकिन वो अमृत पी चुका था और अमर हो गया था। उससे क्या हुआ, उसकी जो धड़ है वो केतु बन गई और जो उसका सिर है वो राहु बन गया। यानी एक ही ग्रह 2 ग्रहों के रूप में प्रवर्तित हो गया और दोनों का स्वभाव अलग अलग है। इसलिए राहुर बाहुबलम करोतु सततम। राहु अगर हमारी जन्म कुंडली में मिथुन राशि के होकर के बैठते हैं तो हमें बल प्रदान करते हैं, और राहु अगर धनु राशि के होकर के बैठते हैं तो हमारे आत्मविश्वास को कमज़ोर कर देते हैं, कोई भी निर्णय लेने में हमें दिक्कतें आया करती हैं। तो राहु का भी हमारे जीवन में बहुत अधिक प्रभाव हुआ करता है। पंडित जी, राहु काल का क्या मतलब होता है? राहु काल को पूरे दिन में 1.5 घंटे का ये ऐसा समय होता है जिसको शुभ नहीं माना जाता है। हालांकि इसको साउथ में देखा जाता था, दक्षिण की तरफ इस पे ज़्यादा विचार किया जाता था। वहाँ के लोग राहु काल में कोई भी वस्तु खरीदते नहीं थे या कोई भी उद्योग आरंभ करना है तो राहु काल जरूर देखा करते थे। और अब धीरे धीरे ये पूरे भारतवर्ष में देखा जाता है। यानी प्रतिदिन का जो राहु काल का समय होता है वो 1.5 घंटे का होता है, वो अशुभ समय माना जाता है। ऐसे राहु काल में कोई भी शुभ कार्य वर्जित कहे गए हैं। अगर आप राहु काल से थोड़ी देर पहले शुरू कर लेते हो काम को और बीच में राहु काल आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती।
लेकिन राहु काल लगा हुआ है, उस समय कोई कार्य नहीं शुरू करना चाहिए। या आपको गाड़ी खरीदनी है तो गाड़ी की चाबी आपको राहु काल के बीच में नहीं लेनी है, या तो राहु काल से पहले ले लो या उसके बाद में ले लो। ऐसे ही आपको कोई मशीन चालू करनी है तो मशीन का जो बटन दबाना है वो राहु काल में नहीं दबाना है, अन्यथा कोई न कोई समस्या आएगी। इसलिए राहु काल का भी हम लोगों के जीवन में असर आता है। पंडित जी, यह माना जाता है, हिंदू शास्त्रों में कहा जाता है कि सूर्य या चंद्रमा को जब राहु निगल लेते हैं तो ग्रहण लगता है। हालांकि आधुनिक विज्ञान इस बात को नकारता है, तो ज्योतिष में इसका हम क्या किस तरह से व्याख्या कर सकते हैं? दरअसल ग्रहण क्यों लगते हैं? जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि साइंस अपनी जगह पे ठीक हो सकती है, लेकिन हमारे जो विद्वान हैं, हमारे जो ज्योतिषाचार्य हैं, उन्होंने बहुत आगे तक के पंचांग बना रखे हैं। यानी कि अभी जो लोगों के पास में शताब्दी पंचांग हैं वो लगभग 50-60 साल तक आगे के भी पंचांग बने हुए हैं। तो ज्योतिष में पूरा गणित है और गणित के बारे में ये सारी चीज़ें गणित के द्वारा देखी जाती हैं। ऐसे ही अभी जो मैंने कथा बताई थी कि भगवान के द्वारा राहु का सिर काटा गया, तो वहीं पे क्या हुआ, जब चंद्रमा ने और सूर्य ने बताया कि प्रभु ये राक्षस है, तो सूर्य और चंद्रमा से राहु की शत्रुता हो गई। यानी कि राहु को और चंद्रमा को राहु ग्रहण लगा देते हैं, ग्रसित करते हैं, तो उसी को ग्रहण कहा जाता है। जैसे कि अभी 2025 में 7 सितंबर को खग्रास चंद्र ग्रहण है, और ये खग्रास चंद्र ग्रहण रात के 9:57 से आरंभ होगा, और दूसरे दिन 8 सितंबर सुबह 2:31 तक ये चंद्र ग्रहण रहेगा। और चंद्र ग्रहण का जो सूतक लगता है वो 9 घंटे पहले लग जाता है, और सूर्य ग्रहण का जो सूतक लगता है वो 12 घंटे पहले लगा करता है। यानी 7 सितंबर को खग्रास चंद्र ग्रहण का जो सूतक लगेगा वो दोपहर के 12:57 से आरंभ हो जाएगा, और सूतक के समय कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया जाता है, उस समय सावधानी बरती जाती है। यानी पूर्णमासी भी है, रविवार का दिन है, तो पूर्णमासी का जो भी कार्य आपको करना है, श्राद्ध तर्पण आदि का जो भी कार्य करना है, वो दोपहर के 12:57 से पहले पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि सूतक में या ग्रहण के समय में भोजन आदि वर्जित हुआ करते हैं। पंडित जी, किसी भी जातक की कुंडली में राहु क्या भूमिका निभा सकते हैं? उनके लिए कितने लाभदायक या कितने अनिष्टकारी हो सकते हैं? प्रिय दर्शकों, हर ग्रह जब अपनी महादशा में होता है या अंतरदशा में होता है तो उसका अच्छा या बुरा प्रभाव हमारी कुंडली में होता है। क्योंकि बताया ना मैंने, राहु को एक प्रबल ग्रह माना गया है, और राहु छाया ग्रह माने गए, यानी पूर्ण ग्रह नहीं है, ये छाया ग्रह हैं ये। लेकिन छाया ग्रह भी ये ग्रहों की परिक्रमा लगाते हैं, और जब ग्रहों की परिक्रमा लगाते हैं तो आपकी कुंडली में किस राशि के होकर के बैठे हैं। राहु मिथुन राशि के उच्च के माने जाते हैं, और जब मिथुन राशि में उच्च के होकर के बैठे होते हैं तो ये फिर अच्छा फल देते हैं। यानी कठिन निर्णय लेने की पावर राहु देते हैं। राहु आपको बहुत मजबूती से किसी भी बात को रखने की क्षमता आपके अंदर प्रदान करते हैं। राहु अगर आपके विपरीत होंगे, आप किसी के सामने बोलने में डरोगे, आपको लगेगा कि ये मैं कैसे बोलूँगा, और इसका कहीं ऐसा तो परिणाम भयंकर निकल आए, ये मैं काम शुरू कर रहा हूँ कहीं ऐसा इसमें मैं असफल हो जाऊँ। मतलब राहु अगर विपरीत हैं तो आपके अंदर की ताकत को छीन लेते हैं, आपके मनोबल को कमज़ोर कर देते हैं। और राहु अनुकूल होते हैं तो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, और व्यक्ति का जब आत्मविश्वास बढ़ा होता है ना, तो कठिन से कठिन कार्य बहुत आसानी से कर ले जाता है। इसीलिए राहु का हम लोगों के जीवन में बहुत बड़ा स्थान है। पंडित जी, राहु के रत्न, रंग, यंत्र और मंत्र के बारे में बताइए। प्रिय दर्शकों, राहु का वैदिक मंत्र आप लोग सुन लें, और इसको लिख सकते हैं तो लिख लें, अन्यथा आप रिकॉर्ड करके ज़रूर रख लेना। प्रतिदिन कोशिश करें आप राहु के वैदिक मंत्र का श्रवण करें, क्योंकि इस मंत्र में इतनी पावर है कि ग्रहों की सारी जो भी हाय नज़र आदि होती है उनको दूर कर सकता है। और राहु का मंत्र इस प्रकार है, जो वैदिक मंत्र है, ओम कया नश्चित्र आभुवदोति सदा वृथा सखा कया सचिष्ठया वृता
ओम रांग राहवे नमः। ये वैदिक मंत्र है राहु का। और इसी का जो लौकिक मंत्र होता है, ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहवे नमः, ये लौकिक मंत्र है। लौकिक मंत्र का जाप करके भी आप लाभ ले सकते हैं। और राहु का जो रत्न है ये गोमेद होता है। सलोनी गोमेद, गोमूत्री गोमेद या उड़ीसा का गोमेद आता है। अब इनमें से कौन सा गोमेद आपके लिए ज़्यादा लाभदायी है वो आपकी फ्यूचर सेल्फी से पता चलेगा, क्योंकि आपकी राहु की कुंडली में क्या स्थिति है, या महादशा है या अंतरदशा चल रही है, वो वक्री हैं या मार्गी हैं, ये सारी चीज़ें देख करके फिर आपको बताया जाएगा कौन सा गोमेद आपको पहनना चाहिए और कितने रत्ती का गोमेद पहनना चाहिए, क्योंकि रत्ती पे भी निर्भर होगा। कम ज़्यादा पहनेंगे तो हानि या नुकसान हो सकता है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और राहु का जो यंत्र है ये कांसा है। कांसे के ऊपर राहु का यंत्र बनाया जाता है और राहु की पूजा की जाती है। इसी प्रकार से जो राहु का रंग है वो काला बताया गया है, यानी काली वस्तुओं का दान अगर किया जाए तो राहु की अनुकूलता प्राप्त होती है। तो साथियों, हमारे पास सीमित समय है, इसलिए हम राहु पर अपनी चर्चा को यहीं विराम देने जा रहे हैं और अब हम केतु पर बात करेंगे। पंडित जी, शनि और राहु की तरह केतु को भी छाया, असुर, तामसी ग्रह माना जाता है, तो केतु के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। केतु कुलस्योन्नतिम, ज्योतिष क्या कहती है कि केतु कुल की उन्नति करते हैं, केतु वंश की वृद्धि करते हैं, केतु संतान सुख देते हैं। तो केवल बुरे ग्रह नहीं हो सकते फिर ये, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं केतु, राहु, शनि ये वक्री होते हैं, सदैव उल्टा ही चलते हैं, सदैव बुरा ही फल देते हैं। ऐसा नहीं है, आपकी कुंडली पे निर्भर करता है आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ पे बैठा हुआ है। क्योंकि केतु कुलस्योन्नतिम, ज्योतिष कह रही है केतु आपके कुल की उन्नति करता है, केतु आपके वंश की वृद्धि करता है। अगर केतु आपके बहुत मजबूत होकर के धनु राशि में बैठे हुए हैं और धनु राशि में केतु को उच्च का माना गया है तो आपके कुल की उन्नति होगी। अगर यही मिथुन राशि में आ जाते, नीच के होकर के बैठे हैं, तो फिर परिवार में दुर्घटनाएं होंगी, चोट चपेट बहुत ज़्यादा लगेगी, घर में चोरियां बहुत ज़्यादा होगी, या आपका कोई उद्योग है, फैक्ट्री है तो वहाँ पे आग लगती रहेगी। इस तरह की हानि, इस तरह के नुकसान जो है ना फिर केतु करवाया करते हैं। तो केतु की स्थिति को जानना बहुत ज़रूरी है कि उसकी आपकी कुंडली में स्थिति कैसी है, और वो स्थिति पता चलती है फ्यूचर सेल्फी से। पंडित जी, किसी की कुंडली में ये पता चल गया कि केतु जो है वो अच्छी स्थिति में नहीं है, तो क्या अन्य ग्रहों की युति से उनकी स्थिति कुछ बेहतर हो सकती है? जी हाँ, ग्रहों की जो दृष्टि होती है, दृष्टि का बहुत अधिक प्रभाव होता है। एक स्थान पे बैठना और एक देखना, इन दोनों चीज़ों में अंतर होता है। जैसे कि केतु के ऊपर अगर सूर्य की दृष्टि पड़ेगी तो सूर्य इतने तेज ग्रह हैं केतु को मंद कर देंगे। तो अगर केतु में कोई अनिष्टता है, केतु कोई नुकसान आपको पहुंचा रहे हैं, तो सूर्य की दृष्टि पड़ने से वो केतु जनित दुष्प्रभाव से आप बच गए। ऐसे अगर बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से केतु को देख रहे हैं, 7वें स्थान से अगर देख रहे हैं, तो फिर ये बृहस्पति की सप्तम दृष्टि केतु के ऊपर पड़ना आपके लिए लाभदायक हो गया। यानी जिस स्थान में केतु बैठे हैं उस स्थान का आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार ग्रहों का देखना और साथ में बैठना भी अच्छा या बुरा फल डाला करता है। पंडित जी, क्या केतु की भी महादशा होती है, और यह अगर होती है तो कितने वर्ष तक चलती है? जी हाँ, जैसे राहु 18 वर्ष तक एक व्यक्ति के ऊपर चलते हैं, ऐसे केतु की भी महादशा होती है 7 वर्ष की। केतु एक व्यक्ति के ऊपर 7 वर्ष तक अपनी महादशा को चलाते हैं। और केतु की जो महादशा होती पूरी खराब नहीं होती, इसमें जो अंतरदशाएं आती हैं, जैसे शुरुआत में केतु की अंतरदशा चलेगी, उसके बाद में जैसे जैसे ग्रहों की अंतरदशाएं आएंगी वो केतु के मित्र हैं या शत्रु हैं, बृहस्पति केतु को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, वो उस पर निर्भर करेगा। उसी प्रकार अंतरदशाओं का अच्छा या बुरा फल हुआ करता है, और ये चीज़ कुंडली को देखने से ही फिर अच्छी तरह विचार किया जा सकता है।
अगर किसी की कुंडली में केतु जो है वो अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन जातक को इस बात का पता नहीं है और उसने कुंडली भी नहीं बनवाई है, तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं या ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जो उसके जीवन में घटेंगी तो उसे यह पता चलेगा कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है या उसकी कुंडली में कुछ गलत है? देखिए, अगर केतु आपके अनुकूल नहीं है, आपकी कुंडली नहीं बनी है, आपको डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता है, तो आप निराश बिल्कुल भी ना हो। हमारे यहाँ फ्यूचर सेल्फी बनती है तो प्रश्न कुंडली भी बनती है। अगर आपको अपना जन्म समय या डेट पता नहीं है, आप हमारी टीम से संपर्क कीजिए, आपका प्रश्न लिया जाएगा। आपके प्रश्न के अनुसार आपकी प्रश्न कुंडली बना करके पूरी ग्रह दशा को जाना जा सकता है और आपके बारे में बताया जा सकता है। अगर आपके जीवन में कुछ इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, जैसे कि संतान नहीं हो रही है, संतान है तो उद्दंड है, कहना नहीं मानती है, या संतान है रोगी है, बीमार ही रहती है, या संतान है वो कुछ कर ही नहीं रही है, तो अगर ऐसी स्थितियां आपके जीवन में आ रही हैं तो फिर आपके जो केतु हैं वो अच्छी स्थिति में नहीं हैं, वो मिथुन राशि में हैं और मिथुन राशि में 100% केतु नीच के माने जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, कुल की उन्नति को रोक देते हैं, वंश की बेल को काट देते हैं, वंश की बेल आगे नहीं बढ़ने देंगे। इसीलिए अगर इस तरह की कोई भी दिक्कत महसूस हो रही है, आप तुरंत संपर्क करें। आपकी प्रश्न कुंडली अथवा जन्म कुंडली बनाई जाएगी, उससे ग्रहों की स्थिति को जान करके आपको सटीक उपाय बताए जाएंगे और वो उपाय ऐसे पावरफुल होंगे, तत्काल आपको लाभ देंगे। बहुत उपाय ऐसे होते हैं जो 10 दिन में असर दिखाना शुरू कर देते हैं, कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो 41 दिन का समय लेते हैं, लेकिन 41 दिन के बाद में उन उपायों का असर इतना प्रभावशाली होता है, एकदम परिवर्तन हमें अपने जीवन में दिखने लग जाता है। पंडित जी, केतु महाराज के रत्न, रंग, यंत्र और मंत्र के बारे में बताइए। प्रिय दर्शकों, प्रतिदिन आप 9 ग्रहों के अलग अलग मंत्र सुन रहे हैं, क्योंकि वैदिक मंत्रों में बहुत क्षमता होती है हमारे जीवन की विघ्न बाधाएं दूर करने की। आज हम लोग केतु का जो वैदिक मंत्र है उसको सुनेंगे। बहुत अच्छा मंत्र है और इसका फल बहुत अच्छा होता है। ओम केतुम कृण्वन्न केतवे पेशो मर्या अपेशसे सामुखद्भिरजायता ओम केम केतवे नमः। ये वैदिक मंत्र है और केतु के वैदिक मंत्र को जाप करने से, इसका श्रवण करने से केतु की अनुकूलता मिलती है। और केतु अगर अनुकूल होते हैं तो हमें दाम्पत्य जीवन का सुख और संतान सुख निश्चित रूप से प्रदान करते हैं। और जो केतु का रत्न है लहसुनिया हुआ करता है, यानी कि आप लहसुनिया केतु की प्रसन्नता के लिए धारण कर सकते हैं। केतु की महादशा चल रही है अथवा केतु आपके कमज़ोर हैं, किस स्थिति में है वो देख करके कुंडली से ही पता चलेगा, तभी आप लहसुनिया पहने। ऐसा नहीं कि आपकी राशि का रत्न लहसुनिया है तो आपने बनवा लिया, तो ये आपको हानि भी पहुंचा सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, पूछ करके आप लहसुनिया बनवाएं। और उसके बाद में जो यंत्र है, यहाँ पे इसका जो यंत्र बताया गया सिल्वर का बताया गया है, यानी केतु का जो यंत्र आपको बनवाना है सिल्वर के ऊपर बनवाना चाहिए, उसकी पूजा करें आप। और नीला रंग या धूमिल रंग जो होता है ये आपको केतु की प्रसन्नता के लिए दान करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, केतु की अनुकूलता मिलेगी। तो ये मंत्र, नग और यंत्र और इनका दान, ये जीवन में बहुत अच्छे लाभ हमें प्रदान किया करते हैं। आज हम 9 ग्रहों पर अपनी चर्चा को यहीं विराम देने जा रहे हैं और इसी के साथ हमारा यह पिछले 1 माह से चल रहा कुंडली का विशेष कार्यक्रम भी समाप्त होने जा रहा है। इन 31 दिनों में हमने आपको कुंडली के विभिन्न भागों के बारे में विस्तार से जानकारी देने की कोशिश की है और यह भी बताने का प्रयास किया है कि कुंडली बनवाना आपके लिए कितना ज़रूरी है। हमारे ये कार्यक्रम भले ही समाप्त हो रहा है, लेकिन आप हमारा नंबर कर सकते हैं और आप कभी भी हमें फ़ोन करके अपनी कुंडली बनवा सकते हैं। तो इसके साथ ही हम आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।